बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 7 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक नंबर है 7.2 टेम्परेचर एंड हीट। याद रहे ये टॉपिक शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन ये आपके पेपर में आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। तो आप इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे यहाँ पे देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर सपोज करें आपके पास ये एक आइस का पीस है, बर्फ का टुकड़ा है। जब आप इसको टच करते हैं तो आपको क्या फील होगा? ठंडा फील होगा। इसी तरह से सपोज करें कि आपके पास एक बीकर है, इसके अंदर ना गर्म पानी है, ठीक है, ये सारा हॉट वाटर है। अब इसके अंदर जब आप अपने हाथ पुट करेंगे तो आपको गर्म फील होगा। तो आपकी सेंस ने आपको बताया कि भाई कोई चीज़ कितनी ज़्यादा ठंडी है या कितनी ज़्यादा गर्म है। तो ये जो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है, यही क्या कहलाता है? टेम्परेचर कहलाता है। तो हम कहेंगे इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। देखे ना, जैसे ही आपने बर्फ को हाथ लगाया तो आपको फील हुआ ठंडा। जैसे ही आपने गर्म पानी के अंदर हाथ पुट किए डाले तो आपको गर्म फील हुआ। तो ये आपकी सेंस जो बता रही है कि भाई कोई चीज़ कितनी ज़्यादा ठंडी है या कितनी ज़्यादा गर्म है, यही डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी क्या कहलाती है बेटे? टेम्परेचर। ये है टेम्परेचर की डेफिनेशन। ठीक है जी। अब आ जाए जरा हीट को डिफाइन करते हैं। हीट क्या है? हीट बेटे इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की एक फॉर्म है विच या दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, जो कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ क्या होती है बेटे? ट्रांसफर होती है। मतलब हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी हीट क्या होती है? ट्रांसफर होती है। हाँ, अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट ट्रांसफर तब होगी जब दो बॉडीज के बिटवीन क्या होगा बेटे? टेम्परेचर डिफरेंस होगा। देखे ना, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडीज। हीट तब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होती है बेटे, किस वजह से? ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर होती है। तो इससे साबित ये हुआ कि भाई हीट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जरूरी क्या है? टेम्परेचर का डिफरेंस। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस होगा दो बॉडीज के बिटवीन तो वहां पे हीट ट्रांसफर करेगी। अगर दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम है तो फिर हीट ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है जी। तो ये देखिए एग्जांपल से इसको क्लियर कर लेते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास बॉडी ए है, उसका टेम्परेचर T1 है, और इस तरह बॉडी बी है, उसका टेम्परेचर क्या है? T2। अब लेट कर लें जो टेम्परेचर T1 है ना, ये क्या है? ज्यादा है। ठीक है, एरो अपवर्ड का मतलब है कि टेम्परेचर यहाँ पे क्या है? T1 ज्यादा। और जो टेम्परेचर T2 है ये क्या है? कम है, लेस है। इसका एरो नीचे बना दें। ठीक है, तो अब देखें टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट हो गया ना दो बॉडीज के बिटवीन। तो अब यहाँ पे हायर टू लोअर, यानी कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां से हीट ट्रांसफर होगी इस बॉडी की तरफ। और याद रखिएगा जो हीट ट्रांसफर होगी वो इन द फॉर्म ऑफ वेव होगी। ठीक है, तो इस तरह वेव की फॉर्म में हीट ट्रांसफर होगी। हीट को आप क्यू से डिनोट करें या एच से डिनोट करें, या आपकी मर्जी है। तो इस तरह देखें, जब दो बॉडीज के बिटवीन टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तब हीट ट्रांसफर होगी। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इस तरह से आपने टेम्परेचर और हीट को डिफाइन कर देना है। ठीक है, डायग्राम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं हीट की नेचर, क्वांटिटी। तो इट इज द स्केलर क्वांटिटी। याद रखिएगा हीट जो है वो आपके पास क्या है? स्केलर, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या होगा बेटे? जाउल, क्योंकि ये एनर्जी की फॉर्म है ना हीट, तो इसका यूनिट क्या होगा? जाउल होगा। हाँ, अगर इसका प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें, फिर से सुन ले मैं क्या कह रहा हूं, अगर इसके प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें तो वो इसका आप कैलोरी भी यूज कर सकते हो। ठीक है जी। तो बस ये आपका शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक खत्म हो चुका है, इतना ही आपने याद करना है। ठीक है, पेपर में अगर ये शॉर्ट आए तो आप इसी तरह से इन दोनों डेफिनेशन को लिख दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब डियर्स अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। पीछे हम ना गैस का जिक्र करते चले आ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स का जिक्र करते चले आ रहे हैं, याद है ना? तो इन केस ऑफ गैस, गैस के केस में ना जब भी आप टेम्परेचर और हीट को डिफाइन करेंगे तो आप फिर ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए ना, अगर सपोज करें कि ये आपके पास एक क्यूबिक वेसल है, ठीक है, इसके अंदर या कंटेनर है, बॉक्स है, कुछ भी समझ सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है? इसके अंदर गैस है। हम लेट कर लेते हैं ये गैस के सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी मोशन क्या होगी? रैंडम। ठीक है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे। अब देखें ये क्या है? मोशन में। तो मोशन की वजह से बेटे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। पीछे भी आपको पढ़ाया था कि मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से एनर्जी कौन सी होगी बेटे? काइनेटिक एनर्जी। और ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स की वजह से बेटे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। ये बात भी पीछे हमने पढ़ी थी।
क्लियर है ना। तो अब बेटे यहाँ पे ना इन मॉलिक्यूल्स की, ऑल मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ना, उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। फिर से सुन लें, गैस के केस में जो इन तमाम मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हम टेम्परेचर कहते हैं, और जो इन ऑल गैस के मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम हीट कहते हैं। अगर यहां से आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो उसको टेम्परेचर का नाम देंगे। अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास हीट कहलाएगी। तो ये दो डेफिनेशंस तैयार कर लीजिएगा, इनका भी जिक्र आपकी बुक की कर रही है, पैराग्राफ में ये वर्डिंग मेंशन की हुई है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये दोनों डेफिनेशंस कर दी हैं ताकि अगर एमसीक्यू आ जाए तो आपको पता हो। फिर से सुन लें, टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। और हीट को कैसे डिफाइन करेंगे, सिर्फ एवरेज की जगह टोटल का वर्ड यूज करेंगे कि गैस के ऑल मॉलिक्यूल्स की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हम क्या कहते हैं, हीट का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन भी तैयार कर लीजिएगा, लाजमी एमसीक्यू में आ सकती है। अब आ जाए जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। तो ये लास्ट पैराग्राफ है इस टॉपिक का, आपकी बुक में दो पैराग्राफ्स मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में तो वो यही बातें कर रहा है जो हमने पीछे वाले टॉपिक में की थी कि मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स होगी। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आपके पास वाइब्रेशनल मोशन भी रख सकते हैं, लीनियर भी रख सकते हैं, रोटेशनल भी रख सकते हैं। तो वो फर्स्ट पैराग्राफ मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आप पहले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, यहाँ पे ना हम पहले इंटरनल एनर्जी को डिफाइन कर लेते हैं, ये शॉर्ट में आ सकती है डेफिनेशन, इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करें। ठीक है, और उसके बाद इंटरनल एनर्जी के साथ टेम्परेचर का रिलेशन देखते हैं, ताल्लुक देखते हैं। तो पहले इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। भी दो एनर्जीज को डिस्कस करते चले आ रहे हैं ना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो बस फिर उनका सम जो होगा ना ये आपके पास क्या कहलाएगा, इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। तो ये देखें, द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। सिंपल याद रखें कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। बस ये आपके पास डेफिनेशन है इंटरनल एनर्जी की। ठीक है, अब डियर्स अगला जो पैराग्राफ है ना, लास्ट टू पैराग्राफ अब मैं डिस्कस कर रहा हूं जो कि बुक के है, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, यहां से एक एमसीक्यू पक्का आएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। कहता है व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस, जब आप किसी सब्सटेंस को हीट अप करते हैं, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, बॉडी हो सकता है, जैसे ही आप उसको यहां से हीट देंगे तो उसके सब्सटेंस या कह लें ऑब्जेक्ट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, उनकी मोशन क्या हो जाएगी, फास्ट, वो तेज 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 मूव करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो इसका मतलब उनकी मोशन क्या होगी, फास्ट। तो मोशन के तेज होने की वजह से वहां पे जो इंटरनल एनर्जी है, देखे ना मोशन में क्या है, मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई ना, तो देखें इंटरनल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी आ रही है ना, ये आ तो रही है। तो इसका मतलब जैसे ही आपने सब्सटेंस को हीट अप किया तो उन पार्टिकल्स की, मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तो इंटरनल एनर्जी के बढ़ने से हम कह सकते हैं कि एज अ रिजल्ट टेम्परेचर वहां पे सब्सटेंस का क्या कर गया, राइज कर गया, वो भी इंक्रीज कर गया। तो यहां से पता यह चला कि इंटरनल एनर्जी जो है वो डिपेंड किस पे कर रही है बेटे, टेम्परेचर पे, कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पक्का एमसीक्यू यहां से बन सकता है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। नोट कर लें, ये बात लिख लें कि इंटरनल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी सिस्टम की बढ़ जाएगी। लो जी, लास्ट पैराग्राफ है इस टॉपिक का, कहता है रिमेंबर दैट, याद रखिएगा। अक्सर लोग ये समझते हैं कि भाई जो सब्सटेंस है ना वो हीट रखता है, ऐसा नहीं है, ये गलत है कहना। ठीक है, तो वो यही बात यहाँ पे डिस्कस कर रहा है, कहता है रिमेंबर दैट, याद रखिएगा कि इट इज नॉट ट्रू, ये कहना ठीक नहीं है, दैट अ सब्सटेंस कंटेन्स हीट, कि कोई सब्सटेंस जो है वो हीट कंटेन करता है। ठीक है, ये कहना ठीक नहीं है, बल्कि आप ये कहें कि सब्सटेंस कंटेन्स इंटरनल एनर्जी। सही है ना, ये बात कहना बिल्कुल ठीक है, ये बात कहना गलत है। द वर्ड हीट, जो हीट का वर्ड है वो तब आप यूज करते हैं ओनली व्हेन रेफरिंग, ये रेफरिंग में एक एफ आएगा, एक क्रॉस कर दें, टू द एनर्जी एक्चुअली इन ट्रांसिट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी। हीट का वर्ड आप तब यूज करते हैं जब आप ये कहते हैं कि ये ट्रांसफर्ड हो रही है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो जब एनर्जी हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ट्रांसफर होगी
ड्यू टू डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर, तो तब आप वहां पे हीट का वर्ड यूज करेंगे। लो जी, ये टॉपिक आपका खत्म हो चुका है 7.2। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है बेटे 7.3 थर्मोमीटर्स। आज इंशाल्लाह ये चैप्टर हम क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। 7.3 वाला टॉपिक ये भी शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखें थर्मोमीटर्स। अब थर्मोमीटर के लिए आप ये जहन में रखें कि जब आप किसी चीज़ को टच करते हैं, वो चीज़ चाहे गर्म है चाहे ठंडी है, तो क्या आप उस टच करने की वजह से आपकी सेंस आपको एग्जैक्ट वो टेम्परेचर मेजर करके बता सकती है? नहीं। तो आपको ये तो फील हो जाएगा कि यार वो चीज़ गर्म है या ठंडी है टच करने से, लेकिन बाय टचिंग आप कभी भी टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते। तो टेम्परेचर को, एग्जैक्ट टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे हम थर्मोमीटर कहते हैं। तो फिर यहाँ पे देखें, हम थर्मोमीटर पढ़ रहे हैं तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसको हम क्या कहते हैं बेटे? थर्मोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बुक से एक और डेफिनेशन भी यहाँ पे निकाल लिया, क्योंकि बुक जो है ना वो ये आपको बता रही है कि जब आप किसी चीज़ को टच करते हैं तो आप वो चीज़ कितनी गर्म है या ठंडी है उसका टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते बाय टचिंग। हाँ, उसके टेम्परेचर को एग्जैक्ट मेजर करने के लिए कि वो बॉडी कितना हॉट है या कितना कोल्ड है, उसके लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? थर्मोमीटर। तो उसके लिहाज से मैंने यहाँ पे भी डिफाइन कर दिया। जो डेफिनेशन आपको अच्छी लगे वो आप कर सकते हैं कि फॉर द एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ द हॉटनेस ऑफ अ सब्सटेंस वी रिक्वायर एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर। ठीक है जी। तो आगे ना यहाँ पे अब थर्मोमीटर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं कि जो थर्मोमेट्रिक मटेरियल आपने यूज करना है, जो कि थर्मोमीटर आप बना रहे हैं बेसिकली, तो उसके लिए जो थर्मोमेट्रिक मटेरियल है उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेसिक सी, वो पहले होना जरूरी है। वो होंगी तो भी आप थर्मोमीटर बना सकते हैं। तो उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, बल्कि यहाँ से ना हम बुक से ही देख लेते हैं ताकि आपको साथ साथ मार्क भी करवाते जाए। ठीक है ना। तो ये देखें, आप बुक के पेज नंबर 152 पे आ जाएं और यहाँ पे ये जो बेसिक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। तो एक थर्मोमीटर के लिए ये वाली सारी प्रॉपर्टीज जरूरी है। नंबर 1 बेटे, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। पहली प्रॉपर्टी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हीट को कंडक्ट तो करे ना। उसके बाद नंबर 2 पे क्या है? इट गिव्स क्विक रिस्पॉन्स टू द टेम्परेचर चेंजेस। जैसे ही टेम्परेचर में चेंज आए तो वो थर्मोमीटर जो है वो फौरन रिस्पॉन्स करे कि भी हाँ, भी टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से ये देखें ये वैल्यू आ रही है। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे क्या है? इट हैज यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन। जो उसके अंदर एक्सपेंशन प्रोड्यूस हो वो क्या हो? यूनिफॉर्मली हो। ये ना हो कि वो अंदर आपके पास जो है ना ऐसे 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 वैल्यू चेंज हो रही हो, नहीं, वो यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन हो रही हो, आराम आराम से बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके से वो जो है एक्सपैंड हो रहा हो। ठीक है। तो ये आपको भी यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाते हैं। उसके बाद है जी, इट हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट। और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए, हाई होना चाहिए। उसके बाद नंबर 5 वाला पॉइंट है जी, इट हैज़ लो फ्रीजिंग पॉइंट। और उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो लो होना चाहिए। ठीक है, ये जितना लो होगा उतना ज़्यादा फायदा है, फ्रीजिंग पॉइंट को हमेशा लो होना चाहिए। इट हैज़ लार्ज एक्सपेंसिविटी। अब इसका मतलब आप समझें कि लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है। अब लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? ये आने वाले अगर टॉपिक में कोई होगा उधर आपको बता देंगे, फिलहाल आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये अलग से एक टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, वो फिर आपको समझाएंगे आगे चल के। ठीक है, अभी अब ये यूज कर लें, लार्ज एक्सपेंसिविटी। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 7 पे है, इट डज नॉट वेट ग्लास। तो जो आपके पास उसका ग्लास है उसको गीला नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसके अंदर वाटर यूज कर रहे हैं तो वो सारा ग्लास ही गीला हो जाए, जो बाहर शीशे की ट्यूब बनी होगी। ठीक है, तो वो आपकी गीली नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद नंबर 8 पे है कि इट डज नॉट वेपोराइज। उसको वेपोराइज भी नहीं होना चाहिए। और लास्ट वाला पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इट इज विजिबल। और उसको दिखना भी चाहिए, ये ना हो कि वो दिखे भी ना। तो ये सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। जिस थर्मोमीटर के अंदर ये प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही होंगी उसका मतलब वो थर्मोमीटर बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ से कोई प्रॉपर्टी शॉर्ट हो रही है तो वो फिर नहीं है। ठीक है ना। तो एक थर्मोमीटर के लिए ये वाली सारी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है, ये मटेरियल का होना जरूरी है। ले जी, अब आपके पास नेक्स्ट है लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। ठीक है, तो ये आपके सामने यहाँ पे डायग्राम में थर्मोमीटर दिखाया गया है, ये आप घरों में भी अक्सर देखते हैं। अब तो वैसे सेंसर वाले आ गए हैं कि आप सिर्फ जो है ना रेस के थ्रू ही कोई बॉडी कितना ज़्यादा गर्म है वो आप मालूम कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर आपका बुखार चेक करते हैं। ठीक है, तो अब तो रेस से भी हो जाता है, लेकिन अभी भी फिलहाल ये भी यूज़ किया जा रहा है।
इससे पहले जो स्ट्रिप वाला होता था वो अब उसका दौर खत्म हो चुका है। अब या तो सिर्फ ये वाला चलता है या फिर जो है वो रेज वाला चलता है, सेंसर वाला। तो अब यहाँ पे हमारा टॉपिक है जी लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। अब वो इसकी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं किस तरह से इसको आपने बनाना है। सारी प्रॉपर्टीज तो फॉलो होनी है। तो अब ये पॉइंट जरा इंपॉर्टेंट है जो मैंने मार्क कर रखे हैं, ये बेटे आपने लाजमी याद रखने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पूरे पूरे पैराग्राफ नहीं याद करने। बच्चे कहते हैं सर जी याद कितना करना है, भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही याद करना है सारा, ठीक है ना। जो मैंने लाइंस यहाँ पे मार्क कर रखे हैं इन्हीं को आपने अंडरलाइन करना है और इन्हीं को आपने याद करना है। कहता है वी नो दैट लिक्विड एक्सपैंड ऑन हीटिंग। किसी भी चीज को जब आप हीट अप करते हैं तो वो चीज क्या होती है, एक्सपैंड हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से जब आप लिक्विड को हीट अप करेंगे तो वो भी क्या होगा, एक्सपैंड कर जाएगा। सो एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, तो ये जो लिक्विड का वॉल्यूम में एक्सपैंड करना है, कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। दिस इज नोन एज लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। ये क्या कहलाता है बेटे, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर कहलाता है, ठीक है। ये तो बड़ी ही आसान वर्डिंग थी कि किसी भी चीज को जब आप हीट अप करते हैं तो वो चीज एक्सपैंड करती है, तो इसी तरह से जब आप लिक्विड को हीट अप करेंगे तो वो भी एक्सपैंड करेगा। तो वही बात वो आगे कर रहा है कि एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज हो सकती है। दिस इज नोन एज लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, तो ये क्या कहलाता है, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर कहलाता है। अगली बात एमसीक्यू, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से ये एमसीक्यू आ सकता है। कहते हैं वन सच लिक्विड विच इज कॉमनली यूज्ड, जो हम आमतौर पे लिक्विड यूज करते हैं थर्मोमीटर में वो क्या है बेटे, वो मरकरी है। तो ये आपके पास एमसीक्यू की ऑप्शन हो सकती है, इसको सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। वो ये वाली वर्डिंग देगा कि लिक्विड विच इज कॉमनली यूज्ड इन द थर्मोमीटर इज, तो अब आपके पास क्या है, मरकरी है। इसके अलावा अल्कोहल भी यूज करते हैं, लेकिन वो आगे उसकी कंडीशन मैं बताऊंगा कि कब उसको यूज करना है। फिलहाल आपने मरकरी याद रखना है, ठीक है ना, ये आमतौर पर हम यूज करते हैं। ले जी, अब वो फिगर के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बताएगा। शोज अ मरकरी थर्मोमीटर, ये आप मरकरी थर्मोमीटर को डिस्कस कर रहे हैं, ये नोट कर लीजिएगा। ये कौन सा थर्मोमीटर है बेटे, मरकरी थर्मोमीटर है। इट इज मेड ऑफ द ग्लास, इसमें देखें ये आपके पास एक शीशे का ग्लास ट्यूब बनी हुई है, जिसको आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, कैपिलरी ट्यूब का नाम दे सकते हैं, ये अंदर वाले। और ये जो बाहर वाली आपको नजर आ रही है ये आपके पास क्या है, ग्लास स्टेम, और इसी के साथ अंदर एक स्केल सेट की गई है जिसको आपको कहते हैं लीनियर स्केल कहते हैं। ये नाम मेंशन किए हुए हैं, यहाँ से देख सकते हैं। इट हैज अ बल्ब एट वन एंड फिल्ड विद मर्करी, और इसके एक एंड पे देखें तो ये आपको एक बल्ब नजर आ रहा है कैप्सूल शेप का, ठीक है। तो ये कैप्सूल शेप का आपको यहाँ पे एक बल्ब नजर आ रहा है जिसके अंदर वो कहता है कि क्या है, मरकरी है, ठीक है जी। तो ये इसके आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन, और ये आपके पास क्या है बेटे, एक मरकरी थर्मोमीटर है। तो ये आप अपने घरों में भी देखेंगे, पड़ा होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, इसमें सिर्फ एक ही बात इंपॉर्टेंट है जो मैंने ऊपर मेंशन कर दी है, बाकी आपने याद नहीं करना, सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड यहाँ पे चीजें बता रहे हैं, वो आप एक दफा पढ़ जरूर लेंगे। कहता है व्हेन द टेम्परेचर राइजेस द मर्करी एक्सपैंड एंड मूव्स अप थ्रू द नैरो कैपिलरी ट्यूब इन द फॉर्म ऑफ मर्करी थ्रेड। कहता है कि जैसे ही, यानी कि इसको आप हॉट बॉडी के करीब लेके जाएंगे या उससे टच करेंगे, जैसे आपको बुखार होता है तो आपकी जुबान के नीचे इसको रखा जाता है, या फिर आप कह लें कि आपकी बाजू के अंदर इसको रखा जाता है। तो जैसे ही वहां का टेम्परेचर राइज करता है, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर में चेंज आता है, ऐसे समझ ले। तो मरकरी जो है ना, इसके अंदर ये जो मरकरी है, ये यहाँ पे पहले होता है इस पोजीशन पे, फिर वो मरकरी जो है ना वो एक्सपैंड करता है यूनिफॉर्मली, आगे की तरफ वो बढ़ता है, ठीक है। तो उसके बाद वो कहता है जी यहाँ से एज शो इन फिगर, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, द पोजीशन ऑफ द एंड थ्रेड रीड्स द टेम्परेचर, और ये जो इसकी पोजीशन है, ये देखें, ये जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर ये वाला आपको दिखाया जा रहा है मरकरी, इसका आगे एक्सपैंड होना, तो ये यहाँ तक पहुंचे। तो जैसे ही आप इसको फिर देखते हैं तो आपका ये वाला लेवल जहाँ पे आ रहा होता है, वो स्केल के सामने आप वो रीडिंग पढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे आ रहा है ना, ये देखें एंड हो रहा है, ये रेड वाला निशान देखें, तो इसका मतलब ये 40 है, 40 से पहले 39, 39 से पीछे देखें ये 38 वाली डिवीजन है। तो 38 डिवीजन के बिल्कुल बराबर ये स्टॉप हो रहा है, ठीक है, उसके सामने आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 38 डिग्री सेल्सियस। तो उसने यहाँ पे बता भी दिया है, देखें मेजर टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो आज के बाद यहाँ से आपको पता चल चुका है ना किस तरह से मेजर करना है। तो आप खुद भी अपने घर में बुखार छोटे बहन भाइयों का चेक कर सकते हैं। चलें जी आगे देखें बेटे, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप अल्कोहल जो है ना वो भी यूज कर सकते हैं, मरकरी की बजाय यहाँ पे आप अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं। इज आल्सो अ चॉइस फॉर द थर्मोमेट्रिक लिक्विड बट इट मस्ट बी कलर टू मेक इट विजिबल। हाँ, आप अल्कोहल यूज जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसको क्या होना चाहिए, कलर्ड फॉर्म में होना चाहिए,
ताकि वो आपको दिख भी सके। ठीक है ना, जिस तरह से ये आपको देखें दिख रहा है तो वो भी आपको फिर दिखना चाहिए। तो ये था जी आपके पास यहाँ तक टॉपिक एंड। ऐसे अभी ये सब टॉपिक चल रहे हैं 7.3 वाले के, मतलब छोटी छोटी हेडिंग्स चल रही हैं। अभी टॉपिक पूरा आर्टिकल तो एंड नहीं हुआ, लेकिन ये है कि ये वाला लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर यहाँ तक एंड हो गया है। अब लास्ट में ना यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो भी देख लेते हैं। कहता है कुड वी मेक मरकरी थर्मोमीटर, क्या आप मरकरी थर्मोमीटर बना सकते हैं इफ एक्सपेंशन ऑफ ग्लास वुड हैव बीन ग्रेटर देन द मरकरी, कि अगर उसके अंदर जो ग्लास की एक्सपेंशन है वो क्या है, ग्रेटर देन द मरकरी, वो मरकरी से अगर ग्रेटर हो तो क्या वो फिर आप मरकरी थर्मोमीटर बना सकते हैं? तो आंसर होगा नो। देखें ना, मरकरी के कंपैरेटिवली अगर ग्लास की एक्सपेंशन ज्यादा हो रही है तो फिर इसका मतलब मरकरी तो फिर नीचे फॉल करेगा। ठीक है, तो उसकी ये तो फिर पॉसिबल नहीं है ना, तो ये फिर आप बना के करेंगे क्या, इसका फायदा क्या है? तो इसीलिए आप कहें यहाँ पे आंसर दें नो। ठीक है, हाँ अगर आप पेपर में लिखना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह से वर्डिंग मेंशन कर दीजिएगा, ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, लिख के बल्कि दे देता हूँ, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, आप कहेंगे यहाँ से ये देखें, इसका ये आंसर बेटे आप नोट कर लें, जल्दी से लिख लें या स्क्रीन शॉट ले लें, बाद में नोट कर लीजिएगा। पहले आप मेंशन करेंगे कि नो भाई ये आप मरकरी थर्मोमीटर नहीं बना सकते कि जिसके अंदर ग्लास की एक्सपेंशन जो है वो मरकरी से ज्यादा हो, वो आप नहीं बना सकते। नो में आंसर दे देना है, फिर आगे थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देना है कि इफ ग्लास एक्सपेंड्स मोर देन द मरकरी, वही बात जो क्वेश्चन कर रहा है कि अगर ग्लास ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है देन द मरकरी, तो फिर इसका मतलब होगा कि देन व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, द कॉलम ऑफ मरकरी इन अ मरकरी थर्मोमीटर वुड एक्चुअली फॉल। तो इसका मतलब ये जो कॉलम है मरकरी का वो बेटे थर्मोमीटर के अंदर क्या कर जाएगा, एक्चुअली फॉल कर जाएगा। तो वो तो नीचे आ गया ना उसका लेवल, तो फिर फायदा क्या है? तो कैसे आपको पता चलेगा कि भाई टेम्परेचर की चेंज होने की वजह से ये वैल्यू आ रही है? तो इसको फॉल नहीं करना चाहिए, तो लिहाजा ये वाला आप नहीं बना सकते। लो जी, उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे ना एक और क्वेश्चन भी दिया गया कि व्हाई द वॉल्स ऑफ द थर्मोमीटर बल्ब आर थिन, ये जो थर्मोमीटर की बाहर वाली वॉल्स है ना, वो कहता है इसको बिल्कुल बारीक थिन क्यों रखा जाता है? हाँ जी, क्या इसका आंसर होगा बेटे? इसका आंसर ना बुक ने यहाँ लास्ट वाले टॉपिक में दिया है, ये आप अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लीजिए, ये वाला आंसर, ये देखें यहां से देख रहे हैं, द थिन वॉल ऑफ द ग्लास बल्ब अलो क्विक कंडक्शन थ्रू द ग्लास टू द लिक्विड फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट हुज टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड, यानी कि टेम्परेचर को बिल्कुल एग्जैक्ट मेजर करने के लिए ही हम इसकी वॉल्स को थिन रखते हैं। लेकिन उसमें वो जल्दी से ये बता रहे, देखें यहाँ पे कि ये अलाउ करता है, ये जो बाहर वाली वॉल्स है ना, ये इसीलिए थिन रखी जाती हैं ग्लास की, ताकि ये अलाउ करे क्विक कंडक्शन, जल्दी रिस्पॉन्स करे, जैसे टेम्परेचर में हल्का सा चेंज आए तो ये फौरन से वैल्यू आपको शो करवा दे, इसीलिए इसकी वॉल्स जो है वो थिन रखी जाती है। तो यहां से यहां तक ये आप आंसर लिख दीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो यहां पे ये नोट कर ले। ये वाला टॉपिक ना वैसे वहीं पे सेट होता है, इसको पता नहीं एंड पे क्यों दे दिया है। देखिए ना, यहाँ पे भी वही सारी चीज यूज की जा रही है, वही थर्मोमीटर दिखा रहा है, वही पॉइंट्स डिस्कस कर रहा है, तो लिहाजा ये वाला टॉपिक हम एंड पे देख लेंगे, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीजें तो है नहीं, इसको उसी के साथ मिला लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने एंड पे दे दिया, मेरी तो समझ से बाहर है, पता नहीं एंड पे क्यों दिया है। हाँ, इसके साथ एक और चीज भी कह सकते हैं कि भाई थिन इसीलिए भी रखी जाती हैं ये वॉल कि आप टेम्परेचर को जो है ना वो एक्यूरेट रीड कर सके। ठीक है, तो बिल्कुल एक्यूरेट टेम्परेचर की रीडिंग शो करवाने के लिए इसकी वॉल्स जो है वो थिन रखी जाती हैं। ये 2 पॉइंट्स आप लिख देंगे कि ये वाला, एक जो मैंने अभी बताया कि एंड एक्यूरेट टेम्परेचर रीडिंग, तो ये आपके 2 पॉइंट बन जाएंगे, आंसर प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का भी आंसर क्लियर है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, कहता है व्हाई द इनर बोर मस्ट बी नैरो, इनर बोर जो है ना वो नैरो क्यों रखी जाती है, तंग क्यों रखी जाती है? उसकी भी वजह यही है कि वहां पे फॉर द इंक्रीजिंग इट्स सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए, कि ठीक है ना, सेंसिटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा बेहतर है, कि थोड़ा सा चेंज आएगा ना तो वो थर्मोमीटर फौरन से वैल्यू कैलकुलेट करके आपके सामने रख देगा। ठीक है ना, तो हल्का सा भी चेंज आया तो वो वैल्यू शो कर देगा, तो इसका मतलब उसकी सेंसिटिविटी अच्छी है, उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, हाई है। तो आप यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लें, फॉर इंक्रीजिंग इट्स सेंसिटिविटी। और नंबर 2, इसकी इनर बोर्ड जो है वो नैरो इसीलिए रखी जाती है कि एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द स्मॉल टेम्परेचर चेंजेस, कि थोड़ा सा भी टेम्परेचर में चेंज आएगा, बिल्कुल हल्का सा मामूली सा, तो उसको भी ये एक्यूरेट मेजर कर सकता है। तो इस तरह से आपने इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दे देने। लो जी, यहाँ पे इस पेज की ये कहानी सारी खत्म हो गई। अब चलते हैं जी हम नेक्स्ट टेम्परेचर स्केल की तरफ। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए जी, टेम्परेचर स्केल्स, इसमें आपने 3 स्केल्स बेसिकली आपके पास क्या है, 3 डिफरेंट स्केल्स हैं, इनको याद रख रहे हैं। नंबर 1
सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल, सेल्सियस को आप सेंटीग्रेड स्केल भी कह सकते हैं। नंबर 2 फ़ारेनहाइट स्केल, और नंबर 3 बेटे क्या है, केल्विन स्केल। पहला पैराग्राफ बेशक क्रॉस कर दें, यहां से आप स्टार्ट लेंगे कि 3 डिफरेंट स्केल्स आर, नंबर 1 सेल्सियस, नंबर 2 फ़ारेनहाइट और नंबर 3 केल्विन स्केल। अब इनके ना ये 3 पैराग्राफ आप लाजमी याद रखेंगे। यहां से एमसीक्यू भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग आएगा तब भी यही लिखेंगे। देखें, पहले हम बात करते हैं इन सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल की। द न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन टू लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट आर 0 एंड 100। ये देखें ना, आपके पास ये डिग्री सेल्सियस या कह लें कि सेंटीग्रेड स्केल जो है ना, ये उसकी डायग्राम दिखाएगी, ये वाला जो मिड वाला है। अब इसमें देखें कि आपके पास जो लोअर पार्ट है उसमें देखें टेम्परेचर की रीडिंग यहाँ पे कितनी है, 0 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो अपर पार्ट है उसमें देखें यहाँ पे कौन सी डिवीजन आ रही है, 100। तो यहाँ पे क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो लोअर और अपर, तो आप यहाँ पे डिफरेंस निकालें तो आपको ये बीच की टोटल डिवीजन मिल जाएंगी। तो 100 माइनस 0 बेटे कितना बचेगा, 100। तो इसका मतलब जो हमारे पास सेल्सियस स्केल है उसके अंदर टोटल जो पार्ट्स होते हैं, डिवीजन्स होती हैं, वो कितनी होती हैं, 100 होती हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लें, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो ये देखें यहाँ पे, ये हमारे पास लोअर फिक्स्ड पॉइंट आ गया 0 और अपर हमारे पास आ गया 100। तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज इज, वो कितना आएगा बेटे, 100, क्योंकि 100 माइनस 0 आंसर क्या आएगा, 100। तो डिफरेंस कितना आया, 100। इसका मतलब जो हमारे पास सेल्सियस स्केल है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी होती हैं, 100 होती हैं। ये नोट कर लें, एमसीक्यू पक्का आएगा। उसके बाद है सो द स्पेस बिटवीन दीज पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। मतलब वही टोटल डिवीजन्स कह लें या कह लें इक्वल पार्ट्स हमारे पास कितने होंगे, 100 होंगे। ईच पार्ट इज नोन एज 1 डिग्री सेल्सियस, और हर पार्ट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 डिग्री सेल्सियस होगी। बस ये 2 पॉइंट्स याद रखें कि हर पार्ट हमारे पास कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस, और टोटल पार्ट्स कितने होंगे, 100 होंगे। किसमें बेटे, सेल्सियस स्केल में। 2 बातें याद करनी है बस। उसके बाद फ़ारेनहाइट स्केल की बात करते हैं। तो ये आप डायग्राम में देखते जाएं, यहाँ पे ये हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल है, ठीक है। तो इसमें देखें हमारे पास लोअर पार्ट की जो रीडिंग स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 10 से, 10 से स्टार्ट हो रही है और ये एंड हो रही है 212 तक, सही है। तो अब इसमें आप देखें कि 212 माइनस 10 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा बेटे, ये अच्छा ये 10 है ना, ये बल्कि आप ऐसा करें कि ये देखें ना, ये उसने बल्कि यहाँ पे बता दिया 32 से स्टार्ट हो रही है, सॉरी। ये यहाँ पे देखें लोअर पॉइंट, जो मैंने डिवीजन्स बताई हैं डिवीजन के हिसाब से भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें ना ये 32 यहाँ से स्टार्ट होगी रिटर्न, ठीक है। तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ये आपके पास लोअर पॉइंट, और ये हमारे पास क्या है, अपर पॉइंट क्या है बेटे, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब 212 माइनस 30 करें तो आपके पास वो टोटल पार्ट्स आ जाएंगे। तो फ़ारेनहाइट स्केल में जो टोटल आते हैं वो आते हैं 180 इक्वल पार्ट्स। तो ये देखें यहाँ पे लेबल द 32 एंड अपर इज द 212। लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना है, 32, अपर कितना है, 212। तो डिफरेंस निकाल ले, 212 माइनस 32, तो ये आपके पास क्या आता है, 180। तो इसका मतलब फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर टोटल कितने पार्ट्स होंगे बेटे, 180 इक्वल पार्ट्स होंगे। यही चीज़ हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। न्यूमेरिकल में वो बताएगा नहीं कि सेल्सियस स्केल में कितने डिवीजन्स हैं या फ़ारेनहाइट स्केल में कितने इक्वल पार्ट्स हैं, बस आपको खुद से यहाँ से पता चल जाना चाहिए। अब आप याद रख लें, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट स्केल में कितने पार्ट्स होंगे बेटे, 180 इक्वल पार्ट्स होंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और ईच पार्ट इज नोन एज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। लो जी, उसके बाद है हमारे पास लास्ट में केल्विन स्केल। तो देयर इज अ थर्ड स्केल ऑफ द टेम्परेचर नोन इज केल्विन स्केल, और केल्विन स्केल को आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी कहते हैं, ये नाम भी याद रख लें, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। तो इसके लिए आप देखें कि यहाँ पे डायग्राम में आपके पास लोअर पॉइंट क्या है, 273, और यहाँ पे अगर आप अपर पॉइंट देखें, अपर लिमिट देखें तो आपके पास कितनी है, 373 केल्विन। अब 373 माइनस 273 तो कितना आएगा, 100। तो यहाँ पे भी आपके पास केल्विन स्केल के अंदर जो नंबर ऑफ डिवीजन्स या कह लें कि इक्वल पार्ट्स रहते हैं वो कितने हैं बेटे, 100। तो ये देखें 273 एंड 373, तो अब डिफरेंस निकालें, यहाँ पे कितना आएगा, 100 आएगा। और हर एक जो हमारे पास पार्ट की वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी होगी बेटे, 1 केल्विन होगी, जो कि किसके बराबर होगी, इज द सेम एज दैट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आपने ये 3 स्केल्स के बारे में सिर्फ यही इंफॉर्मेशन लेनी थी, ये आपने याद रख लिया, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट सब टॉपिक आ जाएगा, और वो है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू एन अदर स्केल। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और न्यूमेरिकल में भी अगर आप
टॉपिक तैयार करेंगे तो आपको फायदा होगा और न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो एमसीक्यू में भी इंपॉर्टेंट और न्यूमेरिकल में भी ये टॉपिक यूज होगा, ये फार्मूला यूज होंगे, ठीक है ना। तो इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर, बाकी सारा बेशक करें ना करें, लेकिन ये टॉपिक बेटे जरूर तैयार कीजिएगा। छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले यहां पे देखें किसकी कन्वर्जन है, सेल्सियस टू द फ़ारेनहाइट स्केल। अगर आपके पास कोई भी टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में दिया गया है, सेंटीग्रेड में दिया गया, उसको आपने फ़ारेनहाइट में चेंज करना, तो आप किस तरह से करेंगे, ये फार्मूला यूज कर लेंगे। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई TC, यानी कि वो टेम्परेचर जो आपको सेल्सियस स्केल में दिया गया है, प्लस उसके अंदर कर दें 32। अब सपोज करें आपका टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में कितना है, वो है जी 19 डिग्री सेल्सियस। तो आप यही 19 की वैल्यू यहां पुट करें, इसको सॉल्व करें, 19 को मल्टीप्लाई करें 9/5 से, तो प्लस उसके अंदर 32 कर देंगे, तो आपके पास फ़ारेनहाइट में वो टेम्परेचर आ जाएगा। यानी कि जो टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस में था, इसी को आपने चेंज कर दिया फ़ारेनहाइट में, तो उसके लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक। इस तरह से नंबर 2 पे देखें, कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल टू सेल्सियस स्केल। अब इसके उलट है, अगर फ़ारेनहाइट स्केल में आपको टेम्परेचर दिया गया है, लेट कर लें आपके पास फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर है जी 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, सही है। अब इसको आपने सेल्सियस में चेंज करना है, तो उसके लिए आप ये फार्मूला याद रखेंगे, सिर्फ यहीं से निकालें, TC इस साइड पे आ जाएगा, तो 5/9, ये उलट हो जाएगा, इधर आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, तो 5/9 इंटू TF माइनस 32 हो जाएगा। यहीं से आप TC को कैलकुलेट कर लें तो ये फार्मूला बनता है। तो ये दो फार्मूले आप लाजमी याद रखेंगे। कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट जाना हो तो ये फार्मूला, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस जाना हो तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। दो फार्मूले याद हो गए बेटे। अब लास्ट में है आपके पास केल्विन और सेल्सियस, तो रिलेशनशिप बिटवीन द केल्विन एंड द सेल्सियस स्केल। तो केल्विन टू सेल्सियस स्केल जाना हो तो फिर ये फार्मूला देखें, K से केल्विन, ठीक है। अब हमारे पास अगर केल्विन में टेम्परेचर, अच्छा यहां से ना आप कोई भी मेजर कर सकते हैं। अगर सपोज करें आपको केल्विन में दिया गया है, सेल्सियस में जाना है, तो आप यहां से ये निकाल लेंगे, केल्विन की वैल्यू पुट करेंगे, 273 जाके माइनस हो जाएगा। और अगर आपको सेल्सियस डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी गई है, सपोज करें जी 30 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर दिया गया, वो कहता है इसको केल्विन में फाइंड आउट करें, तो यही 30 की वैल्यू यहां पुट कर दें, उसके अंदर 273 को ऐड कर दें, वो केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन याद रख लें, केल्विन टू सेल्सियस या सेल्सियस टू केल्विन जाना हो तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे, और यहाँ से आप जो भी आपको फाइंड आउट करने को कहे वो आप कर सकते हो। चाहे TC को निकालना हो तो यहीं से निकालेंगे, और अगर TK को निकालना हो तब भी यहीं से निकालेंगे। तो ये तीन फार्मूले इंपॉर्टेंट थे, ये याद रखिएगा। नीचे एक छोटी सी एग्जांपल दी गई है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है बेटे, इंपॉर्टेंट है कि देखें, हाउ मच 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वुड बी ऑन द फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। कि अगर आपके पास 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिवन है तो इसको फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल में चेंज करें। तो आप फ़ारेनहाइट स्केल के लिए वही फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला, इसको सॉल्व करें, आपके पास ये टेम्परेचर आ जाता है इन फ़ारेनहाइट स्केल। और केल्विन में जाना हो तो ये फार्मूला आपको पता है, TC प्लस 273, TC हमें दिया गया 30, तो इसके अंदर 273 को ऐड कर दें, 303 केल्विन आ जाएगा। तो इस तरह से आपने फार्मूला यूज़ करके आंसर दे देना है जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोकपल थर्मोमीटर, सही है। थर्मोकपल थर्मोमीटर ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें याद रखिएगा बेटा, कहता है दिस टाइप ऑफ थर्मोमीटर, ये जो हमारे पास थर्मोकपल थर्मोमीटर की टाइप है ना, ये हमारे पास कंसिस्ट ऑफ द टू वायर्स, दो वायर पे कंसिस्ट करती है, ऑफ द डिफरेंट मटेरियल। वो जो दो वायर्स है ना, ये MCQ में पूछा जा सकता है कि जो हम थर्मोकपल थर्मोमीटर के अंदर टू वायर्स यूज करते हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स की होती है या सेम मटेरियल्स की होती हैं। तो आपने याद रखना है वो डिफरेंट मटेरियल्स की होती हैं, ठीक है। अब वो कौन सा डिफरेंट मटेरियल, ये भी आगे पूछ सकता है। तो आप यहाँ पे आपकी बुक आपको बता रही है, नंबर 1 कॉपर और नंबर 2 आयरन। एक वायर जो है वो कॉपर की होगी और एक वायर क्या होगी, आयरन की होगी। तो ये दो डिफरेंट मटेरियल यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब ये जरा डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ, जरा आसान हो जाएगा। तो ये देखें डायग्राम में आ जाए, यहाँ से आपको समझ आएगी, बहुत ही आसान टॉपिक है। देखें ये हमारे पास एक मेटल की वायर A है और ये हमारे पास मेटल वायर B है। इसको कह लें कॉपर की है, ये समझ लें कि आयरन की है। तो इन दोनों को देखें यहाँ पे जोड़ा गया है, तो ये आपके पास क्या है, हॉट जंक्शन है। देखें ना यहाँ से ये हीट अप्लाई की जा रही है, तो ये आपके पास हॉट जंक्शन है। इसका मतलब अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, ज्यादा, सही है। अब इन दोनों वायर्स के ये जो एंड है ना, यहाँ पे एक और जंक्शन है जिसको कहते हैं कोल्ड जंक्शन। ये देख रहे हैं, ये कोल्ड जंक्शन बनाया गया है। तो अब देखें यहाँ पे हॉट, यहाँ पे कोल्ड, तो टेम्परेचर डिफरेंस तो आ गया। तो जहां टेम्परेचर का डिफरेंस होगा वहां पे इसका मतलब हीट फ्लो करती है, यही बात पीछे पढ़ाई थी ना। अब यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज आ रहा है
तो इसका मतलब क्या होगा बेटे, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही क्रिएट हुआ तो इसका मतलब वहां पे करंट फ्लो करने लग जाएगा। तो यहाँ पे फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो करेगा। यही बस थर्मोकपल है। तो आप उस वोल्टेज की या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो फिर आप यहाँ पे मिली वोल्ट मीटर भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखें, इन दोनों एंड्स के साथ, ये जो वायर्स थी उन दोनों एंड्स के साथ हमने यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिया ताकि उस वोल्टेज की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकें, देख सकें भाई यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज तो आ गया ना, ये हॉट जंक्शन, ये कोल्ड जंक्शन। तो टेम्परेचर का डिफरेंस जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा बेटे, क्या बस सोचें जरा, भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस की क्रिएट होने की वजह से करंट फ्लो करता है। देखो, अगर ये वायर है ना, ये वायर, अगर इस पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल सेम है तो कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा। हाँ, अगर इस पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल सेम नहीं है, डिफरेंट है, इसका समझ लें कि 15 है, इसका कह लें कि 5 है वोल्ट, तो अब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो फिर चार्जेस फ्लो करने लग जाएंगे। तो जिसके अंदर चार्जेस होंगे वो फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, इसका मतलब करंट आ जाएगा। तो यहां पे भी आप देखें, हॉट जंक्शन, कोल्ड जंक्शन, टेम्परेचर का डिफरेंस आया जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो करंट फ्लो करने लग जाएगा। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की वैल्यू को मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा रखा है, उसके ऊपर रीडिंग स्केल मेंशन होती है, वो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से कितनी वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ रही है। बस इस तरह से आपके पास क्या है, थर्मोकपल है। कपल, कपल बस याद रखें, देखें ना, कपल, कपल याद तो गया है, हॉट जंक्शन, ये कोल्ड जंक्शन, कपल बंद तो गया है। तो कपल जरूरी है, जहां पे कपल होगा फिर कोई ना कोई रिजल्ट तो मिलेगा ना। इस तरह आप हस्बैंड वाइफ का देख लें, कपल ही होता है, लड़का लड़की, कोई भी आप कपल ले सकते हैं, अपने शूज का ले सकते हैं, जूते ले सकते हैं, ठीक है, उसके भी तो दो जोड़े ही होते हैं ना, जोड़ा जहां पे होगा ना वहां काम बन जाएगा। तो इसी तरह से जब हस्बैंड और वाइफ, इसमें देखें वाइफ को क्या बोलेंगे, हॉट, और जो हस्बैंड है वो क्या होगा, कोल्ड। यही अक्सर हम लैंग्वेज यूज करते हैं ना आमतौर पे, गर्ल्स को हॉट बोला जाता है और बॉयज को जो है वो कोल्ड बोला जाता है। तो जैसे ही हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन, मतलब ये कपल बनेगा, इकट्ठा होगा, तो वहां पे फिर कोई ना कोई रिजल्ट तो निकलेगा ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बस फिर वही चीज ध्यान में रखिएगा, ये आपके पास क्या है, थर्मोकपल। अब जितनी बातें मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से क्रिएट हुआ, करंट कैसे फ्लो करेगा, वो सारी बातें ये देखें यहाँ पे वो डिस्कस कर रहा है। स्मॉल करंट फ्लो अक्रॉस देम, दिस करंट इज ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात नोट कर ले, करंट हमेशा तब होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो फिर करंट भी फ्लो नहीं कर सकता। करंट के लिए, करंट के फ्लो करने के लिए क्या चीज जरूरी है बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये रट्टा लगा ले, अक्रॉस द टू जंक्शन ऑफ द टू वायर्स हैव द डिफरेंट रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। सही है, द ग्रेटर इज द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर। ये बात नोट कर लें कि कहता है कि अगर डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा है तो फिर ग्रेटर इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, अगर टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा है तो फिर पोटेंशियल का डिफरेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात नोट कर लें, बस यही बात इंपॉर्टेंट थी। यहां तक ये टॉपिक आपका एंड हो जाता है। क्लियर है जी यहां तक? चलें जी, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास 7.4, सेंसिटिविटी, रेंज एंड लिनियरिटी ऑफ द थर्मोमीटर। हमने थर्मोमीटर की ये तीन चीजें डिस्कस करनी है। सेंसिटिविटी, वो कितना ज्यादा अच्छा है, ठीक है, अगर स्मॉल टेम्परेचर के चेंज पे वो एक्यूरेट वैल्यू शो कर रहा है तो इसका मतलब उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, बस बात ही खत्म हो गई। और रेंज, किस रेंज तक वो आपको मेजरमेंट दे सकता है। लिनियरिटी, उसका रिलेशन, उसका ताल्लुक कैसे चलता है टेम्परेचर के साथ, कि टेम्परेचर के चेंज होने के साथ साथ वो डायरेक्ट रिलेशन बना रहा है या वो थोड़ा सा वैल्यूज को आगे पीछे करके लीनियरली फॉर्म में नहीं जा रहा। ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं जी सेंसिटिविटी को। तो सेंसिटिविटी ऑफ अ थर्मोमीटर, ये शॉर्ट में आ सकता है, तो जितनी लाइंस मैं यहाँ पे मार्क करूंगा, अंडरलाइन करूंगा, वो इंपॉर्टेंट होगी, वही सिर्फ आपने याद करनी है, समझना है। थोड़ा सा पहले समझ लें, फिर जो चीज याद करनी होगी वो मैं आपको मार्क करवा देता हूँ। कि सेंसिटिविटी अगर शॉर्ट में आ जाए तो आप यहां से लिखेंगे कि सेंसिटिविटी ऑफ अ थर्मोमीटर रेफर्स टू इट्स एबिलिटी टू डिटेक्ट द स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बस, कि बेसिकली सेंसिटिविटी है क्या भला, वो कहता है एबिलिटी टू डिटेक्ट द स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, कि अगर एक ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में बहुत छोटा सा, थोड़ा सा, हल्का सा, मामूली सा चेंज आता है तो वो उसको डिटेक्ट करने की जो एबिलिटी है ना, उसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं। मतलब हल्का सा चेंज आया फिर भी वो इतना अच्छा है कि उसको उसने डिटेक्ट करके वैल्यू शो कर दी। यही जो एबिलिटी है ना, ये आपके पास क्या कहलाती है, सेंसिटिविटी कहलाती है।
ठीक है ना। तो जितना स्मॉल चेंज आएगा टेम्परेचर में और वो थर्मोमीटर उसको फिर भी एक्यूरेट मेजर करके आपको रिजल्ट दे रहा है, तो इसका मतलब उसकी सेंसिटिविटी थर्मोमीटर की क्या है, हाई है, ज्यादा है, अच्छी है। लो जी, यहां तक आपको क्लियर होगी बात। आगे वो एक छोटा सा एमसीक्यू दे रहा है समझाने के लिए, वो आप मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, बस याद आपने सिर्फ यही करना है। अब बेटे वो कहता है जैसे सपोज करें एक थर्मोमीटर है, उसकी एक डिवीजन या एक पार्ट जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है, वो इतनी रीडिंग शो कर सकता है। और दूसरा एक थर्मोमीटर है जो कि इस 1 डिग्री सेल्सियस का पार्ट 10th ऑफ, यानी कि 1/10 पार्ट, वो बन जाएगा 0.1, तो 1/10 करेंगे तो 0.1 बनेगा ना, उसका 10वें हिस्से का आपको मेजर करके बता रहा है, पार्ट बता रहा है। तो लिहाजा अगर एक थर्मोमीटर 1 डिग्री सेल्सियस तक आपको वैल्यू कैलकुलेट करके दे रहा है और दूसरा थर्मोमीटर जो है वो 0.1 डिग्री सेल्सियस तक के पार्ट को फाइंड आउट करके बता रहा है, तो फिर इन दोनों में से सेंसिटिविटी किसकी ज्यादा होगी? जाहिर सी बात है इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि देखें ना 0.1 जो है वो 1 से छोटा है ना, तो ये तो इसका मतलब बहुत छोटे हिस्से को मालूम करके बता रहा है ना थर्मोमीटर। तो बस फिर यही याद रखिएगा कि अगर कोई थर्मोमीटर इस तरह से 0.1 डिग्री सेल्सियस पार्ट को भी फाइंड आउट करके बता रहा है, तो इसका मतलब उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, कम होगी। यही आगे लिखा हुआ है। क्लियर है जी, 2 पॉइंट्स आपको याद करा दिए। अब आ जाए रेंज की तरफ। अब रेंज में देखें, रेंज के लिए आप ये याद रख ले, यहां से कहता है कि हर थर्मोमीटर की रेंज डिफरेंट होगी। अगर आप मर्करी थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं तो उसकी रेंज डिफरेंट होगी, अगर अल्कोहल कर रहे हैं तो उसकी रेंज डिफरेंट होगी, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंट हो जाएगा ना। तो बस यही रेंज है फिर। तो यहां पे वो कहता है कि जैसे आप क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये जो आप क्लिनिक पे देखते हैं ना डॉक्टर जो यूज करते हैं, डिजाइंड फॉर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर हैज अ नैरो और शॉर्ट रेंज, कहता है जो आप इंसानों का टेम्परेचर मालूम करने के लिए थर्मोमीटर यूज करते हैं उसकी जो रेंज होती है वो होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। ये आप रेंज याद कर लें, बस ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जो आपके पास क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं उनकी रेंज क्या होती है, वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस तक डिजाइन किए होते हैं। उसके बाद वो कहता है अ लॉन्ग रेंज थर्मोमीटर इज यूजुअली यूज्ड फॉर द साइंस एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी, यानी कि लैब के अंदर, साइंस की जो लेबोरेटरी होती है उसके अंदर जो हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो थर्मोमीटर यूज करते हैं उसकी जो मार्किंग होती है ना, वो रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। तो ये आपके पास देखें रेंज डिफरेंट होगी। तो ये डिफरेंट थर्मोमीटर की डिफरेंट रेंज होती है। ये आपके लिक्विड की चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप लिक्विड कौन सा यूज कर रहे हैं, मर्करी वाला कर रहे हैं, अल्कोहल वाला कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से फिर रेंज भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। यहां पर उसने यह बात समझा भी दी है कि अपर लिमिट ऑफ द रेंज ऑफ द थर्मोमीटर फॉर द एग्जांपल, यहां पे मर्करी और अल्कोहल के 2 केस ले रहा है और समझा रहा है कि रेंज किस तरह से डिफरेंट होगी। अब ये आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि मर्करी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है -39 डिग्री सेल्सियस। इस तरह जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 357 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि हम जो पीछे मर्करी थर्मोमीटर पढ़ के आ रहे हैं, क्वेश्चन ये आ जाए कि भी मर्करी थर्मोमीटर या फिर आखिर क्यों यूज कर रहे हैं, कोई और थर्मोमीटर क्यों नहीं यूज करते, मर्करी क्यों यूज करते हैं, तो उसका आंसर भी फिर यही बनता है, क्योंकि मर्करी का फ्रीजिंग पॉइंट देखें -39 डिग्री सेल्सियस है। तो हमने पीछे आपको प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था कि देखें जो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए वो लो होना चाहिए, ठीक है, एक थर्मोमीटर के लिए। तो फिर यहां पे देखें मर्करी के केस में फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, लो, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई। यही पीछे प्रॉपर्टी थी ना। तो यहां पे बॉइलिंग पॉइंट देखें मर्करी का क्या है, 357 डिग्री सेल्सियस, क्या है, हाई है। तो लिहाजा फिर इसीलिए मर्करी को हम यूज कर रहे हैं ना, ठीक है। इस पे कंडीशन सारी की सारी फुलफिल हो रही है। आगे देखें यहां पे अल्कोहल अगर आप यूज करते हैं तो वो कहता है लोअर फ्रीजिंग पॉइंट अबाउट -112 डिग्री सेल्सियस। ये याद भी करनी है वैल्यू, ये आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं वैल्यूज, ठीक है ना। अब देखें कि जो अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट है वो इससे भी क्या है, मर्करी से भी क्या है, लो है। देखें ना वहां था 39 माइनस में जितनी वैल्यू छोटी होगी आंसर बड़ा होगा, यहां माइनस में वैल्यू बड़ी आ रही है तो आंसर इसका छोटा होगा। तो अल्कोहल का मर्करी के कंपैरेटिवली फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। नोट कर ले, विच इंक्रीजेज इट्स लोअर लिमिट फॉर द रेंज बट इट हैज लोअर अपर लिमिट, इट बॉइल्स एट 78 डिग्री सेल्सियस। और अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। तो ये इस तरह से आप दोनों को याद रखेंगे। लास्ट पॉइंट है लिनियरिटी का ताल्लुक क्या है टेम्परेचर के साथ इस मेजरमेंट का, थर्मोमीटर की, ठीक है। तो रिलेशनशिप बेसिकली वो पूछना चाह रहा है। तो फिर याद रखिएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा यहां पे। ये देखें
दिस रेफर्स टू अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड द स्केल रीडिंग, यानी कि रेंज ऑफ मेजरमेंट की जो स्केल रीडिंग है उसके साथ टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। बस यही आपने लिनियरिटी चेक करनी थी, वो आपको यहां पे पता चल गया। तो ये लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है यहां से, ठीक है। अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड द स्केल रीडिंग अक्रॉस द इंटायर रेंज ऑफ द मेजरमेंट। रेंज ऑफ मेजरमेंट की जो स्केल रीडिंग है उसका टेम्परेचर के साथ रिलेशन कैसा है बेटे? डायरेक्ट। सही है जी। आगे देखें, अ गुड लीनियर थर्मोमीटर शुड मेजर इक्वल इंक्रीमेंट्स ऑन द स्केल करस्पॉन्डिंग टू द इक्वल चेंज इन टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर के चेंज आने के साथ साथ इक्वली स्केल के अंदर भी चेंज आ रहा हो या उसके अंदर इजाफा हो रहा है, इंक्रीमेंट कहते हैं इजाफे को। अगर स्केल के बिल्कुल यानी कि स्केल ऐसे 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 ऊपर जा रही है ना, तो उसके अंदर उतना चेंज आए जितना टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, तो उन दोनों का इंटरवल क्या हो? इक्वल हो। तो फिर इसका मतलब है कि वहां पे डायरेक्ट रिलेशन चलेगा, उसकी लिनियरिटी क्या होगी बेटे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये है बेटे इंपॉर्टेंट लाइन, यहां से यहां तक याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। बस इतना याद करना है। एंड पे उसने सिर्फ आपको बता दी है कि हाई लिनियरिटी मींस मोर कंसिस्टेंट एंड द प्रोपोर्शनल स्केल रीडिंग ओवर द एंटायर रेंज एंड इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। डायरेक्ट रिलेशन है तो इसका मतलब जो भी मेजरमेंट आएगी वो एक्यूरेटली आएगी, ठीक है जी। टॉपिक खत्म हो चुका है। लास्ट हमारे पास टॉपिक नंबर है 7.5। तो इसमें मैंने पहले ही आपको बता दिया, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर का टॉपिक पीछे पढ़ के आए हैं, वही सारा टॉपिक है, वही डायग्राम यूज की गई है। सिर्फ इसके अंदर एक चीज याद रख लें, वो मैंने क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ पे बता दिया है ना, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा एमसीक्यू है, ये याद रख लीजिएगा। वैसे ये पॉइंट ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। 78 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट किसका था? अल्कोहल का। तो वही यहाँ पे देखें दोबारा यूज कर रहा है। तो ये टॉपिक आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। कहता है फॉर ग्रेटर द एक्यूरेसी अल्कोहल कैन बी यूज्ड एज इट्स एक्सपेंसिविटी इज 6 टाइम्स मोर देन द मर्करी। ये एमसीक्यू आ सकता है कि अल्कोहल में जो है वो एक्सपेंसिविटी जो है वो 6 टाइम्स ज्यादा है देन द मर्करी, बट इट हैज रेंज लिमिटेशन टू द हायर टेम्परेचर मेजरमेंट ड्यू टू इट्स लो बॉइलिंग पॉइंट। और वो तो आपको ऊपर बता ही दिया कि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मर्करी के कंपैरेटिवली क्या होता है? लो होता है। मर्करी का होता है 375 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस, और जो अल्कोहल का होता है बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होता है? 78 डिग्री सेल्सियस। तो वो तो लो ही है, वो आपको पहले बता दिया। लो जी, बस ये सारी वो चीजें थी जो हमने डिस्कस के लिए। चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं। एक ही टॉपिक के अंदर आपको ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं, सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। इन चीजों को अच्छे तरीके से तैयार करें, जितना मैंने बताया है सिर्फ यही तैयार करना है, इसके अलावा आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है देखने की। यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ये थर्मोकपल वाले टॉपिक के अंदर ये रह गई है, इसको भी जरूर कर लीजिएगा, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि थर्मो इलेक्ट्रिक करंट इज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इन अ थर्मोकपल। दोबारा सुने, कहते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक करंट जो है, यहाँ पे कौन सा करंट है? थर्मो इलेक्ट्रिक करंट। तो थर्मो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये बेसिकली एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, किसकी बेटे? इन अ थर्मोकपल। थर्मोकपल में यहाँ पे हमारे पास करंट कौन सा था? थर्मो इलेक्ट्रिक करंट। तो वही एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है इन अ थर्मोकपल में, ठीक है जी। तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा। एक और भी साइड इंफॉर्मेशन रह गई है, वो भी याद रख लीजिएगा, ये वाले कि प्रेशर जो है ना, प्रेशर प्रॉपर्टी में जिस तरह से बाकी सारे आपने पॉइंट याद रखे ना, ये भी याद रखिएगा कि हमारे पास जो है ना प्रेशर भी डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर के अंदर चेंज आएगा या टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। सही है, ये देखिए, प्रेशर ऑफ अ गिवन मैस ऑफ अ गैस इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ गैस का जो प्रेशर होगा वो भी बढ़ेगा। सो द प्रेशर ऑफ द गैस इज आल्सो अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी विच इज यूज्ड इन अ गैस थर्मोमीटर। द रेजिस्टेंस, यहां से इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट हो रही है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन लेंथ ऑफ द वायर आल्सो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। भाई देखें, आर का जो रिलेशन होता है वो एल के साथ क्या होता है? डायरेक्ट। अब लेंथ का रिलेशन टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर लेंथ बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो इन तीन चीजों का रिलेशन आपस में क्या होता है? डायरेक्ट होता है। तो वो ये बात यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है ना। ये तो आप छोटी क्लासेस में मेरे ख्याल पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस और लेंथ का रिलेशन, तो वो डायरेक्ट ही होता है। उसके बाद रेजिस्टेंस कहता है इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो भाई अगर रेजिस्टेंस बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है, तो इसका मतलब वहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। सो द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आल्सो a thermometric substance and used to the platinum resistance of the thermometer। तो बहरहाल मटेरियल की रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है टेम्परेचर, ये आप इन शॉर्ट कह सकते हैं। लो जी, अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में जरूर याद रखिएगा।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। वीडियो को जरूर लाइक करते जाएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।